नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में सीएम धामी का नाम शामिल है। सीएम सहित 40 वीआईपी उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट शामिल है। वहीं उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी, वहीं मंगलौर से करतार सिंह बडोना को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। वहीं उपचुनाव को लेकर अब हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर ये दोनों सीटें इससे पहले जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो बीजेपी हार गई थी। ऐसे में सभी की निगाहें इन दोनों सीटों पर है। बीजेपी की कोशिश है कि अब की बार इन दोनों ही सीटों पर जीतकर कमल खिलाया जा सके। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में सीएम धामी का नाम शामिल है। वहीं सीएम धामी समेत 40 वीआईपी भी उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं अब बात नैनीताल की कर लेते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह की सैर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी निकले। सीएम ने खुद अपनी अदरक की चाय बनाई, आम लोगों से सीधा संवाद भी किया, लोगों से पारदर्शी प्रशासन की दिशा में सुझाव भी लिए। मैदान में पहुंच खिलाड़ियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को फौरन निस्तारण के निर्देश दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ अनोखे अंदाज में नजर आए। नैनीताल दौरे पर थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान नैनीताल के फ्लैट मैदान में पहुंचकर बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही एक चाय के ठेले पर भी वो पहुंचे और खुद अदरक वाली चाय भी बनाई। अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखे। कई बार ऐसा होता है कि जब भी वो किसी क्षेत्र में दौरे पर होते हैं तो वहां आम जनता से संवाद करने की कोशिश करते हैं, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जनता से उनका हालचाल भी जानते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब किसी क्षेत्र के भ्रमण या दौरे पर होते हैं तो कुछ अनोखे अंदाज में जनता से मिलते हैं। जैसे तस्वीरें नैनीताल से सामने आई है, जहां नैनीताल के फ्लैट मैदान में पहुंचकर उन्होंने बच्चों से, खिलाड़ियों से मुलाकात की, एक चाय के ठेले पर भी पहुंचे, अस्पताल भी पहुंचे और जनता से बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही एक सरल स्वभाव और सादगी भरा अंदाज है, जिसे आम जनता यहाँ पर पसंद करती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी जनपदों के प्रवास कार्यक्रम पर होते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो सुबह की सैर उनकी दिनचर्या का हिस्सा यहाँ पर होती है। इस दौरान जो भी रास्ते में लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत तो अवश्य करते हैं, उनसे फीडबैक जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को अब करनी चाहिए ताकि जनता को और विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। नैनीताल में भी यही सब चीजें वहां पर देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जनपद के प्रवास कार्यक्रम पर है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पेयजल या दूसरी जो प्रमुख जो समस्याएं थी उनको लेकर एक समीक्षा बैठक भी वहां पर करी थी कि जिस प्रकार से बढ़ता हुआ तापमान या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, तो ऐसे में पेयजल आपूर्ति किस रूप में वहां पर हो रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में सुबह की जब सैर पर निकले तो जो फ्लैट मैदान था वहां पर उन्होंने बच्चों के साथ स्पोर्ट्स भी खेला, उनसे बातचीत की और जो उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं के निदान को लेकर बातचीत उनकी तरफ से की गई। सीधे तौर पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया और कहा गया कि जो बच्चों की समस्याएं या खेल से जुड़ी हुई जो समस्याएं सामने आ रही है उनका त्वरित गति से निदान किया जा सके, ताकि उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से बातचीत भी करी, यानी जो लोग रास्ते में दिखे, जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे उनसे बातचीत यहाँ पर करी। उनसे बातचीत के दौरान उनसे फीडबैक भी जाना कि किस प्रकार सरकार यहाँ पर चल रही है, जो विकास की योजना सरकारी स्तर से संचालित है वो किस रूप में जनता को यहाँ पर मिल रही है। जनता से सुझाव भी मांगे कि सरकार को और क्या बेहतर यहाँ पर काम करना चाहिए, उसके लिए कौन सी चीजें ऐसी है जो सरकार को अपनानी चाहिए। अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी बातचीत उन्होंने करी कि किस तरह से अधिकारियों का कामकाज है, क्या जो जनता के साथ उनका संवाद रहना चाहिए, क्या वो हो पाता है या नहीं हो पाता। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना हर दौरे के दौरान, हर प्रवास कार्यक्रम के दौरान इस तरीके के कार्यक्रम वहां पर करता है। लोगों से यानी कोशिश यही करते हैं कि जनता से ज्यादा 1 to 1 कनेक्ट करके उनकी परेशानियां समझ पाए और अधिकारियों द्वारा
किस तरह से काम वहां पर किया जा रहा है, जनता संतुष्ट है काम से या नहीं, इस बात को चेक किया जा सके। अभी लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ अपनी धाकड़ छवि के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मसला हो या फिर अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हो, यूसीसी का मुद्दा हो, एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो धाकड़ छवि और दूसरी तरफ ये सरल अंदाज में जब भी किसी जनपद, जैसा आपने भी कहा, किसी जिले में, किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो एक सरल स्वभाव के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काफी जाना जाता है। तो काफी सरल अंदाज में उस क्षेत्र की जनता से एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश वहां पर करते हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों का और काम करने के तरीकों का अलग अलग अंदाज यहाँ पर है। जब वो शासन में बैठे होते हैं, सरकार प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर बोल्ड फैसले लेने से वो पीछे नहीं हटते हैं। कठोर निर्णय लेने की उनकी जो शैली है, उस शैली से राज्य को भी लाभ मिला है। उत्तराखंड की एक नई पहचान अब उभर कर सामने आया, यहाँ पर आ पाई है। यानी अभी तक उत्तराखंड को लोग धार्मिक पर्यटन के नाम से यहाँ पर जानते थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों सरकार ने या यूसीसी का मामला हो या फिर इसके अलावा जबरन धर्मांतरण का हो, सशक्त नकल विरोधी कानून हो, जब भी उनको लेकर उनकी तरफ से कठोर निर्णय यहाँ पर लिए गए, तो उन निर्णयों पर यह समझा जा सकता है कि लगातार सरकार की जो छवि है, वो छवि बड़ी धूमिल आगे बढ़ती नजर आई है। जनता को निर्णय काफी पसंद यहाँ पर है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं तो फिर जनता को सीधा कनेक्ट होते हैं और जो सरकार के जो कामकाज है, जो विकास की जो योजनाएं चल रही है, उन पर सीधा फीडबैक लेने का काम उनकी तरफ से किया जाता है। तो ये काम करने का उनका अपना अंदाज है जो जनता को भी पसंद आता है और फिर अधिकारियों के लिए एक सजग रहने के लिए भी ये समझा जा सकता है कि अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, जनता के साथ उनका कनेक्टिविटी कम हो पाई, तो फिर इस तरीके से निर्णय भी मुख्यमंत्री यहाँ पर सख्त लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यानी एक तरफ धाकड़ छवि और दूसरी तरफ जब बात देवभूमि की जनता की आती है तो जनता से 1 to 1 कनेक्ट अच्छे से हो पाए, जनता की परेशानियां समझ पाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार अनोखे अंदाज में कभी जनता के साथ, लोगों के साथ फुटबॉल खेलते हुए, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए, तो कभी चाय के ठेले पर, तो कहीं मॉर्निंग वॉक के दौरान जनता से समन्वय स्थापित करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर पौड़ी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अशासकीय विद्यालयों में लिपिक और शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर संज्ञान लिया है और एसआईटी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश में कहा है कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। दरअसल पौड़ी निवासी राजेश सिंह ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की थी और कहा था कि जिले के कुछ अशासकीय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ ही नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर कहीं भी इस प्रकार की गलतियां या भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए और जांच कराई जाएगी। चूंकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर पुलिस महानिदेशक को बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार से वनों की आग से जुड़ी जानकारी पर भी चर्चा की। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को निर्देश देते हुए वनों की आग के मामले में पुलिस की भी सक्रियता बढ़ाने को कहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने से उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने मुलाकात की है। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले।
कई सारे मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनव कुमार से कई सारे संबंधों में जानकारी ली। उत्तराखंड में जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है उसको लेकर भी अमित शाह ने अभिनव कुमार से जानकारी ली और साफ तौर पर पुलिस महकमे को उस दौरान सख्त रवैया अपनाने और सक्रिय रहने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने इस दौरान रेड अलर्ट जारी किया है। हीट वेव का उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज हवाएं चलने की इस दौरान संभावना है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो अभी भी गर्म बना हुआ है। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। रोजाना जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में गर्मी का अलर्ट जारी किया है। हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो गर्म हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ तक गर्मी से तप रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है। गर्मी का सितम कुछ इस तरह है कि लोग जो है अब गर्मी से परेशान हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता तुषार गुप्ता का। तुषार, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी राज्य होने के बावजूद मैदानी क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां भी तपिश लगातार बरकरार है। इसी दौरान मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम परिवर्तन कर रहा है, गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर जो जलवायु परिवर्तन है वो दिखाई देता है। किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अलर्ट की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून समेत पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिले में जो हीट वेव्स है वो चलती हुई नजर आएगी। और इसका ही जो ऑरेंज अलर्ट है वो दिया गया है। जिसके लिए अन्य जिलों की भी बात की जाए तो उसमें भी येलो अलर्ट दिया गया है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी जो गर्म हवाएं हैं वो चल सकती है। तो ऐसे में काफी गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। मसूरी में भी 30 से 35 का जो तापमान है वो लगातार बना हुआ है। और देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो तीसरी बार 40 से अधिक जो तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो पिछले वर्ष या बीते वर्ष जो ठंडे इलाके रहते थे वहाँ पर भी जो गर्मी का सितम है वो इस बार लोगों को झेलने को पड़ रहा है। कई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पंखे भी नहीं होते, क्योंकि सर्दियाँ मोस्टली वहाँ पर होती है। तो ऐसे में लोगों को अब वहाँ पर पंखे लगाने की भी जरूरत हो गई है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं तो आम जनमानस बिल्कुल, यानी ये जो गर्मी का सितम उत्तराखंड को भी झेलना पड़ रहा है उसका मुख्य कारण हम जलवायु परिवर्तन यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन तुषार, जिस तरह से अगर बात उत्तराखंड की करें, जिस तरह से अब की बार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसने पिछले सभी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए हैं। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ मानसून का। लोकल मानसून की बात करें उसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार इस वीकेंड में जो बरसात है वो 2-3 दिन के लिए हो सकती है पूरे प्रदेश भर में। इसका मौसम विभाग ने पूरा अनुमान किया है। फिलहाल 3-4 दिनों के लिए इसी तरह का मौसम रहने वाला है। कड़ी धूप लोगों को सता सकती है। पहाड़ी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की जो गर्म हवाएं हैं वो चल सकती है। तो ऐसे में जो समस्या है वो आम जनमानस को उठानी पड़ रही है। समस्या की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है, पानी की फिलहाल उत्तराखंड वासियों को बहुत कम मिल रहा है। कहीं की जगह टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं बिजली कटौती की समस्या भी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो कहा जा सकता है कई स्रोत है वहाँ से पानी की जो उत्पत्ति होती है। ऐसे में यहाँ भी कहा जा सकता है कि जो पानी की समस्या है वो देखने को मिल रही है। साथ साथ यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा डैम है और ऐसे में यहाँ पर भी जो बिजली की समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। तीसरी बड़ी समस्या की बात करूँ तो वन अग्नि की समस्या उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। 1600 से अधिक जो जंगल है वो जलकर राख हो चुके हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड बनने के बाद सबसे अधिक मौतें अब 2024 में देखने को मिली है। 10 मौतें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे में प्लानिंग कोई नहीं है वन अग्नि को लेकर भी। और फिलहाल अगर जब मानसून
मानसून आएगा, बारिश आएगी, तो उसके बाद जो जंगल धधक रहे हैं उसमें भी कई राहत आ। बिल्कुल, यानी सभी को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश का यहाँ पर। लेकिन तुषार, एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ भीषण गर्मी, तीसरी तरफ जिस तरह से लू और हीट वेव्स चल रही हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि बिजली कटौती, ऐसे में आखिर आम इंसान करे तो क्या? देखिए, बिल्कुल आम जनमानस के लिए काफी बड़ी समस्या हो चुकी है गर्मी। लोग बाहर निकलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ जिस तरह से लू चलती हुई नजर आ रही है, तो अस्पताल भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कई जो अत्यधिक भीड़ है वो जिला अस्पतालों में देखने को मिल रही है। जो लू से परेशान लोग भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आम जनमानस यहाँ पर साफ तौर पर परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। घंटों की बिजली कटौती पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। साथ साथ कहा जा सकता है कि कई इलाकों में जो पानी है उसे टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह उत्तराखंड में कहा जाता है कि यहाँ पर सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या उत्तराखंड जैसे जिलों में उत्तराखंड जैसे प्रदेश में देखने को मिल रही है, तो काफी बड़ी समस्या हो गई है। और ऐसे में प्रदेश सरकार को कोई रोड मैप बनाने की जरूरत है कि आने वाले 10 सालों में किस तरह से हम जो प्लानिंग है वो करेंगे कि लोगों तक पानी पहुंच सके, साथ साथ जो बिजली उत्पादन है उसे हम किस तरह से बढ़ाया जा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन उसे कैसे रोका जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सके, ये भी कुछ विषय हैं तुषार जिन पर सरकार को या प्रशासन को अब ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से बीते सालों से जो तापमान या जिस तरह से उत्तराखंड का मौसम बदला है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सख्त नजर आए। लोक निर्माण विभाग की वो समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सड़कों की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर ये पहल की गई है। वैकल्पिक सड़कों की स्थिति पर भी समीक्षा की जाएगी। तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। इस दौरान आखिर विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से विकास कार्य किस गति से चल रहे हैं, कितना काम पूरा हो गया है, उसको देखते हुए सतपाल महाराज समीक्षा बैठक करेंगे। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और स्थिति की समीक्षा करें कि आखिर सड़कों की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से जो राजधानी हो या उत्तराखंड के जो बाकी क्षेत्र है वहां सड़कों की हालत कैसी है, इस बात को देखते हुए भी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तराखंड में मानसून आने वाला है। बारिश के साथ सड़कों में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कई सारी जो रोड्स हैं वहां पर कटान देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए सड़कों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर यह पहल की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तीसरा चरण होगा। सरकार नवंबर में 500 पदों पर भर्ती करने जा रही है। पहले चरण में 2917 शिक्षकों की भर्ती होगी। दूसरे चरण में 451 शिक्षकों की भर्ती होगी। अब नवंबर महीने में तीसरे चरण के तहत भर्तियां शुरू होंगी। सितंबर तक 500 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। अब बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तीसरा चरण भी होगा। सरकार नवंबर के महीने में 500 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में 500 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नवंबर में भर्तियां की जाएंगी। तीसरे चरण की यह भर्ती होगी बेसिक शिक्षकों के पद पर, यानी 500 शिक्षकों के पदों को भरने की कवायद यहां पर शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। यानी उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर यानी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ जो सीट थी वो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यही है कि दोनों सीटों पर जीत दर्ज कराई जा सके। कांग्रेस ने इस दौरान कमर कस ली है। नाम फाइनल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के सभी विभागों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में चुनाव प्रचार प्रसार पर भी चर्चा होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान 500 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, अब कांग्रेस की निगाहें उपचुनाव पर है।
यानी जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको देखते हुए कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीटें शामिल है। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला की कड़ी टक्कर होगी, तो वहीं मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन का बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह से सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास इन दोनों सीटों पर अपने कोई प्रत्याशी नहीं है। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो पहले कांग्रेस बसपा के सीट पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुका है, और वहीं बद्रीनाथ सीट पर भी उन्होंने कांग्रेस नेता रहे राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। बीजेपी के पास अपना कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, यही वजह है कि कांग्रेस से कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तराखंड के 2 उपचुनाव जिन सीटों पर हो रहे वहां अपना कोई समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में देने में असमर्थ है। एक तरफ मंगलौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से लड़ा हुआ है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ा हुआ है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गया है। यानी कि पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है, पैराशूट कैंडिडेट है और आयातित व्यक्ति है। वहीं आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए कि 2 महीने जिस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं उस पर इतना विश्वास, जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर भोंका और अभी लोकसभा चुनाव में जिसने कमल के फूल का दामन थामा, उस पर आपको ज्यादा भरोसा है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार आपके लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग सड़क हादसे पर बड़ा अपडेट आपको बता दें। रुद्रप्रयाग टेंपो ट्रैवलर हादसे में सख्त एक्शन यहां पर प्रशासन ने लिया है। सड़क हादसे में प्रशासन का एक कड़ा एक्शन, टूर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ओवरलोडिंग के लिए ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 15 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी और कई लोग घायल थे। तो रुद्रप्रयाग में बीते दिनों हुए टेंपो ट्रैवलर हादसे में, जिसमें एक टेंपो ट्रैवलर गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में जा गिर अलकनंदा नदी में चले गई थी। तस्वीरें आपको उस दिन की दिखा रहे हैं, किस तरह से कितना भीषण यह हादसा था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल थे। ओवरलोडेड थी ये गाड़ी, जिसके बाद अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन यहां पर लिया है। आपको बता दें कि टूर ऑपरेटर के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ओवरलोडिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।